हेलो दोस्तों, तो यार कैसे हो आप सब। और आप इस समय सुन रहे हो आपकी अपनी आवाज आरजे डीपेन के साथ। तो यार ये मैथ स्ट्रेटेजी यार अल्टीमेट मैथ स्ट्रेटेजी है, ठीक है। इसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी और वीडियो देखने की जरूरत है। अपने एसएससी सीजीएल 25, 26, 27, 28 इन्फिनिटी, एसएससी सीजीएल इन्फिनिटी तक आपको कोई और वीडियो देखने की शायद अब जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ज्यादा हो गया क्या? नहीं नहीं, नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं यार। मैं हालांकि पहले भी स्ट्रेटेजी बता चुका हूँ, मैथ्स की नहीं बताई थी, ये एकमात्र एक रह गई थी, ठीक है। मैथ्स की एक बस कॉमन डाउट्स की एक वीडियो ली थी, ठीक है। वो बहुत पहले की है, ठीक है। अब एक फाइनल एकदम कंसाइज वे में पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी आपके सामने रख दूंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी बीप बीप के। तो यार सबसे पहला काम जो मैथ्स में आपको करना है, मैथ्स के लिए मतलब पहले तो ये देख लेते हैं कि टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या है। तो सबसे पहला है कि किस टीचर को हम फॉलो करें और वो कैसे डिसाइड करना है, ठीक है। दूसरा है नॉलेज वर्सेस स्किल, मैं बताऊंगा किस चीज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तीसरा है कि बुक्स, कोर्स या मॉक्स। चौथा है अरिथमेटिक और एडवांस किसको पहले करें, ठीक है। पांचवा है कि बेसिक वर्सेस शॉर्ट ट्रिक्स, ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन भी है काफी लोगों के लिए, ठीक है। बताएंगे क्यों है। नेक्स्ट है रियलिस्टिक टारगेट स्कोर्स इन मॉक्स और एग्जाम में क्या आपको प्रैक्टिकल टारगेट रखना चाहिए, और कोई अदर टिप्स जो भी मेरे तरफ से होगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं यार सबसे पहले क्वेश्चन से कि किस टीचर को फॉलो करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन लोगों के दिमाग में रहता है, ठीक है। आखिर किस टीचर को हम फॉलो करें। तो पहले तो हम ये देखें कि लिस्ट ऑफ टीचर्स, कौन कौन से टीचर्स हमारे पास हैं। तो यार गगन प्रताप सर हैं, पवन राव सर हैं, आभास सर हैं, आदित्य रंजन सर हैं, अभिनय सर हैं, भूतेश सर हैं। जो बिगनर्स हैं उनको नहीं पता होगा कि कौन कौन टीचर्स अवेलेबल हैं यूट्यूब पे और एसएससी की दुनिया में। तो शुभम जैन सर है, अभिषेक ओझा सर हैं, और बाकी रेमो सर हैं, ठीक है। तो ये सारे हमारे पास टीचर्स हैं जो अवेलेबल है, आप पॉज करके भले ही देख लेना। तो 9 टीचर्स जो सबसे ज्यादा फेमस टीचर्स हैं, ठीक है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो अब करना क्या है, मतलब कैसे डिसाइड करेंगे हम कि इनमें से कौन से टीचर को हमें चूज करना है। तो सबसे पहली जो चीज आपको करनी है कि 5 फ्री वीडियोस जाके यूट्यूब पे 5 इनकी फ्री वीडियोस देखो कि यार आपकी वाइब किसके साथ मैच हो रही है। मतलब हो सकता है ना यार आपको बेसिक कम आता हो, किसी को बेसिक पूरा आता है और उसे सिर्फ शॉर्ट ट्रिक सीखनी है, किसी को क्या है, किसी को क्या है। तो डिपेंड करता है कि यार आपके लेवल नॉलेज क्या है, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है आपकी, ठीक है। तो आप इन 9 टीचर्स की फ्री वीडियोस देख सकते हो, 5 फ्री वीडियोस, ठीक है। और इनमें से फिर कोई भी एक आप सेलेक्ट कर सकते हो, मतलब जिससे भी आपकी वाइब मैच कर जाए वो आपके लिए बेस्ट है। टेलीग्राम और इन सब पे बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा फेक एजेंडा भी चलता है कि ये टीचर तो रील बनाता रहता है, ऐसे करता रहता है, यूं करता रहता है। ये सिर्फ बॉडी बनाता है, जैसे आभास सर के लिए लोग बोलते हैं, गगन सर के लिए कि वो तो रील ही बनाते रहते हैं, अभिनय सर के लिए बोलते हैं कि पॉलिटिक्स में ही चले जाएंगे वो। तो एक बहुत ही मतलब किसी को मतलब डिफेम करने का भी एक गेम चलता है, ठीक है। तो टेलीग्राम की बातों पे इतना ना जाते हुए हमें क्या करना है यार कि वो रील बना रहे हैं, हमें क्या मतलब, ठीक है। कोई बॉडी बना रहा है, रील बना रहा है, पॉलिटिक्स, अरे यार ऐसी तैसी करा है वो, ठीक है। हमारा काम है सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करना और एग्जाम में स्कोर करना, ठीक है। कोई कुछ ही करे, ठीक है, कोई भी टीचर कुछ करे उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें अपना फायदा देखना है भाई कि मुझे इस टीचर से समझ में आ रहा है तो मैं इसी को फॉलो करूंगा, चाहे फिर वो 10 बार हगे, 50 बार हगे, मुझे कोई मतलब नहीं, ठीक है। दैट्स इट, सीधी सीधी सी बात है। तो सबसे पहली बात हमारी हो गई कि हमने टीचर डिसाइड कर लिया। दूसरा ये है कि कई बार आपको ऐसा एजेंडा भी दिखेगा टेलीग्राम पे कि यार ये टीचर, अरे यार ये टीचर इसने तो एग्जाम नहीं निकाला आज तक, इससे एमटीएस का एग्जाम नहीं निकला, ठीक है। कोई बोलेगा कि अरे इसने तो जॉब छोड़ दी थी, कोई बोलेगा कि अरे इससे तो जॉब ही नहीं हुई, क्या पता। बहुत तरह का एजेंडा टेलीग्राम पे चलता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यूट्यूब पे भी चलता है, टेलीग्राम पे भी चलता है। लोग एक दूसरे को बहुत डिफेम करते हैं। मेरा ये मानना है कि यार किसी भी टीचर को उसकी क्वालिफिकेशन के जज पर मत जज करो, ठीक है। क्वालिफिकेशन और उसने कौन सा एग्जाम क्रैक किया, कितने एग्जाम्स उसने क्रैक किया है, उसके बेसिस पर जजमेंट नहीं होना चाहिए। टीचिंग एक आर्ट है, एक स्किल है, ठीक है। हो सकता है एक 12वीं पास बंदा एक बहुत ही हाईली क्वालिफाइड बंदे से ज्यादा अच्छा किसी को समझा सके, ठीक है, क्योंकि ये एक स्किल है। टीचिंग इज नॉट अबाउट हाउ क्वालिफाइड यू आर, टीचिंग इज अबाउट द वे ऑफ डिलीवरिंग सो दैट पीपल अंडरस्टैंड, पीपल कनेक्ट विद यू। ये एक बहुत ही अलग टाइप की स्किल है। तो अगर कोई बहुत कम क्वालिफाइड है, आजकल आप देख भी रहे होंगे यूट्यूब पे, ये एक छठी सातवीं का बच्चा आके 12th की जेई की मैथ्स या फिजिक्स पढ़ा रहा था, ठीक है। तो टीचिंग इज अ स्किल, उसमें आप क्वालिफिकेशन के बेसिस पे जज ना करते हुए टीचर की स्किल पे जज करो कि यार वो कैसे आपसे कनेक्ट कर पा रहा है, कैसे वो आपको समझा पा रहा है, ये ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है।
तो ये एजेंडा जो लोग चलाते हैं ना, इनको फॉलो मत करो, ठीक है। आप अपना फायदा देखो, बस दैट्स इट। नेक्स्ट है कि यार बुक्स हमें फॉलो करनी चाहिए, कोर्स फॉलो करनी चाहिए, मॉक्स फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। तो इसका सीधा सीधा आंसर यार यही है कि ये पर्सनल चॉइस है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन लेवल एंड इंडिविजुअल अंडरस्टैंडिंग। अब आप कोर्स भी ले सकते हो, फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने आपको बताया कि आपका टीचर डिसाइड हो गया, ठीक है, आपको पता है कि इस टीचर से मेरी वाइब मैच हो रही है, पर क्या जरूरी है कोर्स लेना? नहीं, हो सकता है यार मेरी तो, भाई मैं तो फ्री वीडियोज ही उसकी, अगर उसकी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है और उसने पूरा कंटेंट फ्री में डाल रखा है यूट्यूब पे, तो क्यों नहीं, वाई नॉट, कोर्स से ही कर लो, ठीक, मतलब कोर्स इन द सेंस यूट्यूब से ही कर लो, ठीक है। फिर भी आपको लगता है कि यार अगर आपको कोर्स की जरूरत है, हो सकता है ना यार कि आपका बेसिक उतना क्लियर नहीं हो, आपको कोर्स की जरूरत पड़े, तो आप ले लो, ठीक है। पर आपका पहला स्टेप वो होना चाहिए कि आप पहले टीचर डिसाइड करो। ऐसा नहीं कि आप गगन सर का कोर्स ले रहे हो, अभिनय सर का कोर्स ले रहे हो, आभास सर का कोर्स ले रहे हो, फिर आप पवन राव सर का, रेमो सर का, सबका कोर्स ले लिया और भाई साहब समझ कुछ नहीं आया, ठीक है। समझ बहुत आखिरी में आया, आदित्य रंजन सर के कोर्स से समझ में आया, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, पहले आप वीडियोस देखो, फ्री वीडियोस, ठीक है। पैसा बर्बाद मत करो। जब आपको समझ में आ जाए कि यार ये टीचर मेरे लिए परफेक्ट है, 5 वीडियोस बहुत होती है, किस टॉपिक की वीडियोस देखूं, प्रॉफिट एंड लॉस की 5 वीडियोस देख लेना, ठीक है, उन टीचर की, ठीक है। उसमें समझ में आ जाएगा कि कौन सा टीचर बेस्ट है मेरे लिए, सीधी सीधी सी बात है, ठीक है। उसके बाद ही आप कोर्स लेना, ठीक है। बुक्स बहुत सारी है, फलाना ढिमकाना, किरण, बहुत सारी है, ठीक है। गगन सर की खुद की कंसेप्ट, क्वीन पता नहीं जो भी है, किंग विंग जो भी है ना, और पता नहीं यार, पिनैकल विनैकल खूब है यार, बुक्स तो बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो आप फॉलो करना चाहते हो या नहीं, ये आपकी पर्सनल चॉइस पे है, ठीक है। मैं इसमें कुछ वो नहीं बोलूंगा कि आप पिनाकल कर लो, किरण कर लो, या गगन सर की ये कर लो, अभिनय सर की वो कर लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। वो आप बेसिक क्लियर करो बस, उसके बाद कोई सी भी बुक करो, सब हो जाएगा, ठीक है। मॉक्स सेम है, मॉक्स में आप मेनली, मैं आपको बाद में बता भी दूंगा कि कौन से प्लेटफॉर्म आपको फॉलो करने चाहिए, ठीक है। तो मॉक्स की बात हम बाद में करें तो अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यार कि स्टार्ट किससे करें, ठीक है। अरिथमेटिक पहले करें या एडवांस पहले करें, ये भी एक लोगों का बहुत बड़ा डाउट रहता है। तो मेरे हिसाब से आपको अरिथमेटिक से ही स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि एडवांस मैथ्स में भी कुछ ऐसे कंसेप्ट आते हैं जिसका अरिथमेटिक से लेना देना है, ठीक है। तो लेकिन अरिथमेटिक में एडवांस का कोई कंसेप्ट नहीं आएगा, लाइक फॉर एग्जांपल ज्योमेट्री का कोई अरिथमेटिक में कंसेप्ट नहीं आएगा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री आप पहले कर सकते हो, ठीक है। अरिथमेटिक आप पहले करो। अरिथमेटिक में कौन से टॉपिक से आपको स्टार्ट करना है, वो है प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। सबसे पहला टॉपिक होना चाहिए परसेंटेज, दूसरा होना चाहिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन, तीसरा होना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद टाइम एंड वर्क, मिक्सचर एलिगेशन। किसी भी ऑर्डर में फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट पहले 3 हमेशा यही करना, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और तीसरा प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद अरिथमेटिक में कुछ भी आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद एडवांस में सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री करना, जिसको दिक्कत हो, ठीक है। हालांकि ट्रिग्नोमेट्री इजी है, लेकिन कई लोगों ने नहीं पढ़ी होती है तो फिर दिक्कत होती है, तो पहले आप ट्रिग्नोमेट्री करना, उसके बाद आप ज्योमेट्री करना, ठीक है। और उसके बाद आप वो करना, क्या नाम है उसका, मेंसुरेशन, ठीक है। तो मेंसुरेशन हमेशा लास्ट में करना है, पहले आपको एडवांस में ट्रिग्नोमेट्री और उसके बाद ज्योमेट्री करनी है, ठीक है। ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेटेज अच्छा खासा रहता है, हालांकि अभी इजी क्वेश्चंस बन रहे हैं, लेकिन कभी टफ बन गए, 2017 का मीन्स का पेपर काफी लोगों को पता भी होगा, तो कभी टफ बन गए तो बहुत दिक्कत होगी, तो ज्योमेट्री अच्छे से करो। और मेरे हिसाब से इसकी बेस्ट प्लेलिस्ट, मैंने तो पूरा खैर गगन प्रताप सर से ही किया था, तो पर मेरे हिसाब से भी ज्योमेट्री की बेस्ट जो यूट्यूब पे फ्री जो है, वो गगन प्रताप सर की है। एक उनका प्रैक्टिस का बैच था, 19-20 घंटे की कोई वीडियो थी, ठीक है। तो आप वहां से कर सकते हो। बाकी अरिथमेटिक आप वही है, जिस भी टीचर से आपको समझ में आ जाए वही करना है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है यार, ये बहुत ही एक, बहुत ही कंट्रोवर्सी क्रिएट करता है, ठीक है। बेसिक से करें या शॉर्ट ट्रिक से करें, कई लोग आपको बोलेंगे कि शॉर्ट ट्रिक्स तो सीखना मैंडेटरी ही है, बेसिक भले ही ना आता हो। वाओ, बहुत ही अजीब सी बात है कि आप बेसिक नहीं आता हो, कैसे मतलब। तो मेरे अकॉर्डिंग मैं हमेशा से कहते आ रहा हूँ, बहुत बार कहा है कि सबसे पहले अगर आपके पास टाइम है, फॉर एग्जाम्पल अभी तो सीजन 25 में लोगों के पास टाइम नहीं है, ठीक है, लेकिन सीजन 26 में बहुत टाइम है। अगर कोई बिगनर इस वीडियो को देख रहा है तो सबसे पहली चीज उसे करनी चाहिए यार, कमांड ओवर बेसिक्स, यानी कि बेसिक क्या है, एक्स मेथड, एक्स मान के, जो स्कूल मेथड होता था ना कि एक्स मान के कर देते थे, ठीक है, उसके ऊपर कमांड होना बहुत जरूरी है। ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ, एक जो पिछली वीडियो में बताया था कि कॉमन डाउट्स वाली वीडियो में, कि यार वो बेसिक ही आपकी फाउंडेशन है। शॉर्ट ट्रिक्स आपको तभी समझ आएगी जब आपका बेसिक क्लियर होगा। शॉर्ट ट्रिक्स ऐसे समझ में नहीं आती है, वो आप फिर रट रहे होते हो कि हाँ भाई
ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ऐसे करना है मेरे को, ये होता है रट्टाफिकेशन, ठीक है। लेकिन अगर आपको बेसिक समझ में आएगा ना तो आपको शॉर्ट ट्रिक बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो जिस भी इंसान के पास, जो भी ये वीडियो बिगनर एज ए बिगनर देख रहा है, ठीक है, आपके पास अगर टाइम है तो पहले बेसिक पे कमांड बनाओ, स्कूल मेथड पे कमांड बनाओ, उसके बाद अगर आप शॉर्ट ट्रिक्स सीखोगे तो बहुत बड़ा एडवांटेज आपके लिए होगा, ठीक है। और उसके बाद भी ऐसा होगा, कई बार ऐसा होगा कि शॉर्ट ट्रिक्स आपको क्लिक नहीं करेगी यार, मॉक में क्लिक ही नहीं कर रही है, आप पेपर दे रहे हो क्लिक ही नहीं कर रही, ठीक है। लेकिन अगर बेसिक अगर आपको आता होगा ना तो आपको भले ही शॉर्ट ट्रिक क्लिक नहीं कर रही है, आप बेसिक से चले जाओगे, अरे यार छोड़ शॉर्ट ट्रिक की ऐसी तैसी, ठीक है, मैं तो बेसिक से चला जाऊंगा। तो इससे होता क्या है कि यार आपका प्रेशर भी नहीं बनता एग्जाम में, मतलब आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर मुझे शॉर्ट ट्रिक क्लिक नहीं करी तो मैं उस क्वेश्चन को करूंगा कैसे। मतलब कई बार ऐसा होता है, कई लोगों के पास टाइम होता है लेकिन उन्हें बेसिक ही नहीं पता और शॉर्ट ट्रिक क्लिक नहीं कर रही, तो टाइम होने के बावजूद भी कुछ कर ही नहीं पा रहे भाई, मतलब क्वेश्चन में समझ ही नहीं आ रहा करना क्या है। अगर आपको बेसिक आता होगा तो आपके साथ एटलीस्ट ये वाली दिक्कत तो नहीं होगी। और शॉर्ट ट्रिक्स भी, उसका फाउंडेशन भी तभी बनेगा जब आपको बेसिक आता होगा, ये मान लो, वरना 1 1.5 साल बाद आपको रियलाइज होगा कि शॉर्ट ट्रिक्स तो सीख ली, रट तो लिया, लेकिन क्वेश्चन जरा सा घूमा घूमा तो मुझे बेसिक तो आता ही नहीं, अब मैं क्या करूं। ठीक है, बहुत बाद में रियलाइज हो, इससे अच्छा है कि आप पहले ही इस चीज को कर लो। तो यही बताना था, ठीक है, बेसिक और उसमें। अब है कि रियलिस्टिक टारगेट स्कोर्स जो कि मॉक्स और एग्जाम्स में आपको रखना चाहिए, ठीक है। तो रियलिस्टिक जो होता है हमेशा 45 ही होता है प्री में, कई लोग बोलेंगे 50 से कम तो सिलेक्शन ही नहीं होगा, अरे यार ऐसा भी नहीं है, सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। एक मॉडरेट लेवल के पेपर में अगर आप 45 लाते हो विच अच्छा स्कोर है ये, ठीक है। सीधे 21 का टाइम आप देखो, उस समय एक अच्छा पेपर बनता था, बैलेंस पेपर बनता था, सारे सेक्शन मॉडरेट होते थे, ये एक चीज है, ठीक है। तो उसमें 45 नंबर आते थे तो बहुत अच्छा स्कोर होता था। आजकल क्या होता है कि 3 4 सेक्शन, 3 सेक्शन तो इजी बनते हैं, बस एक टफ बना देते हैं, तो उसमें फिर थोड़ी दिक्कत हो जाती है। वो मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, लेकिन मेरे हिसाब से अगर एक मॉडरेट लेवल का पेपर आता है मैथ्स का, तो 45 इज अ गुड स्कोर, क्योंकि सिली मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। मतलब लोग आपको कहेंगे अरे सिली कैसे कर दी, हो जाती है यार, कभी कभी हो जाती है, ठीक है। मेरे से भी हुई हुई है, तो हो जाती है कभी कभी, इसका कोई वो नहीं है कि मतलब कैसे हो गई क्या हो गया, ठीक है, हो ही जाती है। तो एक मतलब ज्यादा अपने आप को प्रेशर मत करो कि यार 50 ही लाने, 47.5 ही लाने, ठीक है। 45 मेरे हिसाब से अच्छा स्कोर है, और मेंस में 80 एक अच्छा स्कोर है कि भाई आपने 2 क्वेश्चन छोड़ दिए और एक गलत हो गया, तो दैट्स अ फाइन स्कोर अगर एक मॉडरेट लेवल का पेपर आता है, ठीक है। लेकिन अगर एक इजी लेवल का पेपर आता है तब तो आपको प्रेशर लेना पड़ेगा, तब आपको सिली नहीं करनी पड़ेगी, मतलब ये है, फिर आपको लेना पड़ेगा कि आपको 50 ही लाने और 90 ही लाने, ठीक है। इजी लेवल के पेपर में फिर आपको वो प्रेशर लेना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन एक मॉडरेट लेवल का पेपर आता है तो आप जबरदस्ती प्रेशर मत लो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि ये मॉडरेट लेवल का है या फिर इजी है या क्या है, ठीक है। वो समझ में आ जाता है, अगर आपने खूब प्रैक्टिस की है तो समझ में आ जाता है। तो रियलिस्टिक ये है, यही आपको करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, जो लोग कई बार पूछते हैं कि नंबर ऑफ मॉक्स टू गिव एंड प्लेटफॉर्म्स टू फॉलो। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि यार अभी भी ओले बोर्ड और टेक्स्ट बुक अभी भी रेलेवेंट है, ठीक है। और सबसे ज्यादा रेलेवेंट यही है, ठीक है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, पंडित्स आ गए, आरबी सर का खुद का प्लेटफॉर्म आ गया, और भी बहुत हैं, ठीक है। सुपर मॉक्स हुआ करता था पहले, अभी भी है खैर, लेकिन अब काफी कम लोग देते हैं। तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं, लेकिन जो मेन जो है ना यार, जो मेन जिन्होंने नफ्स पकड़ रखी है इस एग्जाम की, वो है ओले बोर्ड और टेक्स्ट बुक, ठीक है। तो आपको यही फॉलो करना चाहिए। और कई बार लोग बोलते हैं यार कि मॉक्स टफ नहीं होने चाहिए, एकदम एग्जाम रेलेवेंट होने चाहिए। क्यों भाई? मॉक्स यार, मॉक्स क्यों बनाए जाते हैं कि आप एग्जाम के अंदर है ना, एक हार्ड, अगर आप एक हार्ड मॉक प्रैक्टिस कर रहे हो, वो आप करके जा रहे हो अगर उस मॉक की प्रैक्टिस, तो आपसे इजी वाला क्यों नहीं होगा एग्जाम में? कई बार लोग बोलते हैं कि अरे यार ये तो रिलेवेंट है, बहुत हार्ड है, ठीक है, तुमसे तो इजी क्वेश्चन भी नहीं बनेंगे अगर तुम हार्ड करके जाओगे। हैं? अबे तुम माउंट एवरेस्ट फतह कर रहे हो, लेकिन तुमसे गुरु शिखर की सीढ़ियां नहीं चढ़ी जा रही। वाह! मतलब कुछ भी बोलते हैं यार, मतलब पारिवारिक शो है, वरना तो मैं, खैर छोड़ो। तो सबसे पहली बात है कि टफ मॉक्स में उसको इरेलीवेंट मत बोलो, ठीक है। टफ मॉक्स वो आपको प्रेशर हैंडलिंग सिखाएंगे। अगर मॉक्स टफ होंगे तो एग्जाम में अगर गलती से भी पेपर टफ आ गया तो आपको पहले से आपको इसकी आदत है कि हाँ भाई मैं टफ मॉक्स करना जानता हूँ, ठीक है। एग्जाम में इजी आया तो इजी तो कर ही लोगे ना यार, जब आप टफ कर पा रहे हो तो इजी नहीं कर पाओगे, मतलब क्या क्या सेंस बना इस चीज का, ठीक है। और नेक्स्ट है कि नंबर ऑफ मॉक्स टू गिव, मतलब कितने मॉक्स आपको देने चाहिए, ये आपकी पर्सनल चॉइस पे, ठीक है।
कई लोगों की स्ट्रेटेजी फुल मॉक्स पे होती है, जैसे मेरी जैसे कि, तो मैं तो 100 150 कितने भी लगा देता था, ठीक है। कई लोगों की स्ट्रेटेजी होती है कि यार हम थोड़ा बुक से करें, थोड़ा हम बैच से करें, जो भी उन्होंने कोर्स परचेज कर रखा है, थोड़े बहुत हम मॉक्स दें। तो ये सब एक पर्सनल चॉइस है, इसका कोई परफेक्ट आंसर नहीं है कि इतने मार्क्स आपको देने चाहिए। हाँ, लेकिन ये कि 20-30 आप मिनिमम दो, तो एक अच्छी प्रैक्टिस होती है कि हाँ भाई, आपका माइंडसेट बन जाता है कि हाँ 1 घंटे का पेपर है, मुझे मॉक में ऐसे ऐसे प्रैक्टिस, वो एक पूरा वो बन जाता है कि कौन सा सेक्शन कब अटेम्प्ट करना है, कैसे कैसे करना है, ठीक है। तो वो उस प्रैक्टिस के लिए 20-30 मॉक्स तो मिनिमम आपको देने चाहिए, उससे ज्यादा फिर आपकी स्ट्रेटेजी पर है, ठीक है। पर 20 से 30 मार्क्स मिनिमम आपको लगाने, ये एक मिनिमम मैं दे सकता हूँ। मैक्सिमम तो फिर आप जितने चाहो लगा लो, सेक्शनल लगाओ, फुल लगाओ, वो एक पर्सनल चॉइस पे है, ठीक है। लेकिन इतने तो आपको लगाने हैं, ठीक है। 20 से 30 मार्क्स तो आपको मिनिमम लगाने हैं, ताकि समझ में आ जाए, आपका माइंडसेट वैसा हो जाए कि पेपर देने वाला माइंडसेट हो जाए, ठीक है। वो बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये है कि रिवीजन कब करना है, ठीक है। मतलब रिवीजन कब करना होता है और कैसे करना होता है। तो यार कई बार देखिए, मैथ्स में जो जैसे शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह होती है ना, अगर आपको बेसिक से करना नहीं आता है, आप शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह सीखते हो, तो कई बार ऐसा होता है यार, आपने एक टॉपिक पढ़ा प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। 2 हफ्ते बाद आपने कोई वो आपने टॉपिक कंप्लीट किया, उसके फिर 1 हफ्ते बाद आप वापस से उस टॉपिक का रिवीजन कर रहे हो, तो आप कई सारी चीजें भूल चुके हो, ठीक है। कई सारी शॉर्ट ट्रिक्स आपको क्लिक ही नहीं कर रही है, ठीक है। ये बड़ी दिक्कत होती है शॉर्ट ट्रिक्स के साथ, इसलिए मैं कहता हूँ कि बेसिक से जाओ, पर ठीक है, अब जिसके पास टाइम कम है वो तो उसे उसे शॉर्ट ट्रिक से करना ही पड़ेगा। तो फिर रिवीजन कैसे करना चाहिए? रिवीजन ऐसे होना चाहिए कि जैसे आपने उस टॉपिक को पढ़ा, उसके बाद एक नए टॉपिक पे आप गए, उसके 1 हफ्ते बाद आप वापस से एक संडे बैठ के उस टॉपिक को रिवाइज करो जो आपने किया हुआ है पहले, ठीक है। संडे में बैठो और सिर्फ वो क्वेश्चंस करो जिसमें आपको वास्तव में दिक्कत आती थी। ऐसे नहीं कि आप पूरा का पूरा टॉपिक लेके बैठ गए। कई बार लोग क्या करते हैं कि पूरा टॉपिक लेके बैठ जाते हैं, जैसे पूरा प्रॉफिट एंड लॉस लेके बैठ गए, उसमें इजी भी लगा रहे हैं, मॉडरेट भी लगा रहे हैं, हार्ड भी लगा रहे हैं, जो पहले बन रहे थे वो भी लगा रहे हैं, ये तो टाइम वेस्ट है ना। अब वो क्यों लगा रहे हो जो बहुत इजी क्वेश्चन है, जो आपसे इजीली बन रहे हैं? वाई आर यू वेस्टिंग टाइम ऑन दैट? सिंपल सी बात है कि आपको सिर्फ वो क्वेश्चन लगाने हैं जिनमें आपको दिक्कत है, ठीक है। तो कई बार लोग अजीब टाइप का टाइम पास भी करते हैं, ठीक है। तो वो टाइम पास नहीं करना है आपको, ठीक है। आपको सिर्फ वो क्वेश्चन लगाने हैं, और वो भी कब लगाने हैं? जब आपने एक टॉपिक पढ़ लिया, उसके 1 हफ्ते बाद आपको वापस से जब रिवीजन करना है, सिर्फ एक दिन बैठ के करना है, और सिर्फ वो वाले क्वेश्चंस लगाने हैं जिनमें आपको दिक्कत थी। इसके अलावा और कुछ नहीं करना है, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, मतलब ये तो हो गया फर्स्ट राउंड ऑफ रिवीजन। उसके बाद होता है सेकंड राउंड ऑफ रिवीजन। वो होता है मतलब जैसे आपने एक एक हफ्ते लेके बैठ गए आप, ठीक है। अब आपको यार फिक्स हो गया कि हाँ भाई, जैसे आपने 5-6 हफ्ते ऐसे किया कि मतलब मैंने एक टॉपिक पढ़ लिया, जैसे मान लो मार्च है, मार्च में मैंने एक टॉपिक पढ़ा, ठीक है। अप्रैल मई, ठीक है, मई तक वो टॉपिक कंप्लीट हो गया मेरा। टाइम भी लग सकता है यार, कई बार कुछ टॉपिक में बहुत टाइम लगता है। कई लोग सोच रहे होंगे कि मार्च से मई कैसे ले लिया। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं कि यार बहुत टाइम लगाते हैं, ठीक है। हो सकता है कि हमारी मतलब उस समय दिमाग नहीं चल रहा है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मैं एक ले लेता हूँ कि मार्च अप्रैल और मई शुरुआत में हमने वो टॉपिक कंप्लीट किया। उसके बाद मान लो 1-2 हफ्ते बाद आप उस टॉपिक को रिवाइज कर रहे हो, ठीक है। सिर्फ वो क्वेश्चंस लगा रहे हो जो आपको उस समय नहीं आते थे या बहुत आपको टफ लगे थे। उसके फिर 1-2 हफ्ते बाद आप उन जो क्वेश्चंस आपने अभी किए थे 1 हफ्ते पहले, ठीक है, उनमें से आप सेलेक्ट करोगे कि यार ये वाले क्वेश्चंस है, ये मुझे नहीं आ रहे हैं, ठीक है, अब मैं उनको करूंगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अगर आप इस हैबिट को अपनाओगे, तो इससे क्या है, पूरा आपका जो भी होगा ना, मतलब जितने भी टॉपिक आपके वीक होंगे सारे होते चले जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद आपको जैसे ये हो गया सेकंड राउंड ऑफ रिवीजन, और सेकंड राउंड ऑफ रिवीजन के बाद आपको सीधा 2 से ढाई महीने के बाद रिवीजन करना है, ठीक है। बहुत जल्दी रिवीजन करोगे तो सब याद रहेगा, ठीक है। 2 से ढाई महीने के बाद रिवीजन करोगे तो लगेगा कि हाँ यार कुछ कुछ भूल गया हूँ, ठीक है। तो बहुत जल्दी भी रिवीजन नहीं करना, क्योंकि बहुत जल्दी जब रिवीजन करते हो तो फिर याद रहता है मोस्टली, तो आपको लगता है कि इसमें तो मैं प्रूव हुई, क्या ही कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो कम से कम 1.5 से 2 महीने का आप गैप लोगे सेकेंड राउंड ऑफ रिवीजन के बाद, तो एक अच्छा मतलब वो रहेगा। और हाँ, रिवीजन में आप नोट्स भी बना सकते हो, जैसे आपने पहले एक नोट्स बना रखे होंगे, ठीक है। उसके बाद रिवीजन में सिर्फ उन क्वेश्चन के नोट बनाओ जो कि आपको वास्तव में दिक्कत करते हैं, ठीक है। सिर्फ उन क्वेश्चंस के आप नोट्स बनाओगे तो फायदा होगा, ठीक है। पूरा पूरा मत लेके बैठ जाना, जैसे कि मैंने कहा, पूरा पूरे में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सिर्फ उन क्वेश्चंस के नोट्स बनाओ, क्वेश्चन भी लिखो और उसका आंसर पूरा सॉल्यूशन डिटेल में लिखो, तो फायदा होगा, ठीक है। तो रिवीजन करने की टेक्निक यही होती है, मोर और लेस सबकी यही होती है। और कैलकुलेशन फास्ट करने की जरूरत है या नहीं है? मुझे तो ऐसा लगता है कि नहीं है। मैं तो आज भी
पूरा लिख लिख के ही करता था, ठीक है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि यार आपके दिक्कत हो रही है, टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत हो रही है, तो आप किसी को फॉलो कर सकते हो जिसने कैलकुलेशन फास्ट करने की ट्रिक्स बताई हो, ठीक है। बाकी मुझे ऐसा कभी लगा नहीं कि कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए आपको वैदिक मैथ्स या इस टाइप की कोई कैलकुलेशन की ट्रिक सीखने की जरूरत है, ठीक है। अगर आपका बेसिक स्ट्रांग है तो कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, लेकिन बेसिक स्ट्रांग नहीं है तो फिर बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। सीधी सीधी सी बात है, ठीक है। तो यार बहुत ही कंसाइज वे में मैंने इस वीडियो में आपको सब कुछ बता दिया है, ठीक है। इस चीज का मैंने कोरा पे भी आंसर शेयर कर रखा है, तो जो जो भी मैंने बोला वो सब आपको कोरा पे मिल जाएगा। वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कमेंट में भी डाल दूंगा, ठीक है। थैंक यू गाइस, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।